एक राजनीतिक तौर पर ज़रूर देखा जाएगा कि अगर मैदान में वो उतरती हैं तो अपने पति का अगर समर्थन करती हैं तो भाई के खिलाफ वो जाएंगी, भाई का समर्थन करती हैं तो पति के खिलाफ जाएंगी। परिवार में हो तो दो विचारधारा को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, करते हैं लोग वो लेकर चलते हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से कार्ड खेला जा रहा है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, ये एक तरीके से वोटर भाषा है, जिस तरह की बोली है, जिस तरह के उनके बयान हैं, वो सब ये बताते हैं कि सपा के प्रति और खासकर अपने परिवार के प्रति उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि दुनिया में आदमी कहीं भी घूम ले, परिवार में उसको वापस आना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि भाई सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर मात्र गिनती के समय ही बाकी हैं। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है, जिसको लेकर एक कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। ये विधानसभा सीट है करहल विधानसभा सीट, वो सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। इस बार भी परिवार का चेहरा अखिलेश यादव के जरिए तेज प्रताप यादव के रूप में उतारा गया है। अब तेज प्रताप यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसी आधार पर अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के समर्थन में लगभग पूरा यादव परिवार नजर आ रहा है। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव प्रचार प्रसार करहल विधानसभा सीट पर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव, जो परिवार का हिस्सा तो है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे अनुजेश यादव के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अनुजेश यादव को मुकाबले के रूप में करहल विधानसभा सीट पर उतारा तो गया है, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा क्यों नजर नहीं आ रहा है? और आखिरकार उनकी पत्नी संध्या यादव कहां गायब हैं, जो अनुजेश यादव के लिए हर कदम पर साथ होनी चाहिए? अब अनुजेश यादव पर तो सवाल है, संध्या यादव के कहीं ना कहीं दिखाई ना देने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के प्रति नर्म तेवर दिखाती हुई क्यों नजर आ रही है? सपा परिवार के जुड़ाव की बातें क्यों कर रही हैं? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के लिए क्यों संकेत दे रही हैं कि वो वापसी कर सकती हैं? कई सवाल इन तमाम मुद्दों के जरिए बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, उपचुनाव में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, 13 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले एक कार्यक्रम में अपर्णा यादव एक बड़ा बयान देती हुई नजर आती हैं। अखिलेश यादव को बड़ा भाई बता देती हैं, समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं। परिवार एक तरफ, राजनीति एक तरफ बताती हैं। इसके क्या मायने निकाले हम कि वो सपा की तरफ अपने रुख करती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, नाज़मीन और अपर्णा यादव को लेकर हमेशा ये बात की चर्चा रहती है कि जब वो बीजेपी के अंदर हैं, बीजेपी में शामिल हैं, तो आखिर बीजेपी की विचारधारा के ऊपर चलने की बात तो करती हैं। लेकिन जब जब उनके परिवार के सामने उनको लड़ाने की बात होती है, वो कहती हैं कि भाई परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, और अपने आप को किनारा कर लेती हैं। अब देखिए, राजनीति में यही होता है कि हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी भी कह सकते हैं आमने सामने होती है, और कई मौक़ों पे हमने देखा कि पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो अलग थलग हो जाते हैं, और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि चुनाव की भूमि में आमना सामना होता हुआ नजर आता है। लेकिन अपर्णा यादव के साथ में स्थिति दूसरी है। अपर्णा यादव अभी भी अपने परिवार से मुक्त नहीं हो पाई हैं। चुनावी अगर हम क्षेत्र की बात भी करें या राजनीतिक क्षेत्र की बात भी करें, तो अभी तक अपर्णा यादव ने खुलकर अपने परिवार के खिलाफ या फिर सपा के खिलाफ कोई बात नहीं बोली है। और जिस तरह से वो ये बात कह रही हैं कि मैं अपने परिवार से मिलती रहती हूँ, समय समय पर अखिलेश यादव जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह हैं, वो मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, और यहाँ तक कहती हैं कि भाई ये तक मुझे कहा जाता है कि आप वापस परिवार में शामिल हो जाइए। तो आप समझिए कि किस तरह की बैलेंस वाली राजनीति अपर्णा यादव करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब उनको राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, तब बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो गई थी, इस पद को लेना ही नहीं चाहती थी। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के
चाणक्य हैं वो भी फ़ोन करते हैं और तमाम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। अंत में योगी जी से मुलाकात होती है। योगी जी उनको शायद कुछ कह सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए कुछ बेहतर योजना बताते हैं। उसके बाद अपर्णा यादव ये पद स्वीकार करने को तैयार हो जाती है। लेकिन देखिए अभी भी अगर उनकी जिस तरह की भाषा है, जिस तरह की बोली है, जिस तरह के उनके बयान हैं, वो सब ये बताते हैं कि सपा के प्रति और खासकर अपने परिवार के प्रति उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि दुनिया में आदमी कहीं भी घूम ले, परिवार में उसको वापस आना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि भाई सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो एक उम्मीद की किरण जो है वो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने जिंदा रखी है कि अगर बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में भी, चूंकि अभी मिल्कीपुर सीट का अनाउंस होना बाकी है और कई जानकार ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से अपर्णा यादव चुनाव में उतरती हुई नजर आ जाए। लेकिन ये जल्दबाजी होगा कि अगर इन चुनावों में वो नहीं भी आती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 27 में बीजेपी उनको एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार करने वाली है, जैसा कि योगी जी ने उनको आश्वासन दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 5-6 महीने पहले एक भूमिका बनना शुरू हो जाती है, उसमें अगर अपर्णा यादव कहीं मिसफिट नजर आई बीजेपी के अंदर तो हो सकता है कि वो सपा के अंदर वापसी करती हुई नजर आ जाए। क्योंकि शिवपाल यादव बड़ी भूमिका बना रहे हैं। डिम्पल यादव ने भी ये बात कुछ समय पहले कही थी। अब उन्होंने खुद भी कहा है कि भाई अखिलेश यादव उनके बड़े भाई की तरह है। तो ये तमाम जो संकेत हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि अपर्णा यादव अभी भी अपने घर की तरफ लौटने की मंशा रखती हैं। और अगर आने वाले दिनों में बीजेपी ने यूं ही उनको दरकिनार रखा तो वो हो सकता है कि वो इन विधानसभा चुनावों से पहले, यानी उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले वो सपा की तरफ वापसी करती हुई नजर आ जाए। सर, अपर्णा यादव को लेकर एक आखिरी सवाल रहेगा, फिर अनुजेश यादव को लेकर चर्चा करेंगे। एक वक्त पर अपर्णा यादव ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहूंगी। वो सीधे तौर पर अपने तमाम योजनाओं को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर इतनी एक्टिव नजर आती थी। वो राजनीति से दूर दिखाई दी कॉलेज टाइम में, और कॉलेज के बाद भी देखा जाए जब उनकी शादी हुई और ऐसे परिवार में गई जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा परिवार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से भी देखें। लेकिन अपर्णा यादव अब सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियों का हिस्सा हैं। सपा का रह चुकी हैं, बीजेपी का भी है, लेकिन 2022 से लेकर अब तक कोई मौका नहीं मिला है। अपर्णा यादव लगातार अपने बयान बदलती हुई नजर आ रही हैं। हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि मौका नहीं मिला तो सपा में जा सकती हैं, लेकिन क्या लगता है 2027 के लिए दरवाजे खुले हुए हम मान लें? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि कभी भी ऐसा होता नहीं कि राजनीति में कि कोई भी फैसला हमेशा तक के लिए अटल हो जाए। आप देखिए कि अगर हम गठबंधनों की बात करें तो जो जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ में नजर आते थे वो अलग हो जाते हैं, जो ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं वो अलग हो जाते हैं। ऐसे तमाम सारे गठबंधन हैं जो अलग अलग होते हैं, वो साथ आ जाते हैं। तो ये कोई नई और बहुत अनोखी बात नहीं है। रही बात परिवार की, तो जैसा उन्होंने खुद भी कहा कि वो परिवार का हिस्सा थी, हैं और हमेशा रहेंगी। मौके समय समय पर अपने परिवार से मिलती रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं। यहाँ तक कहती हैं कि बड़े भाई अखिलेश यादव का उनको आशीर्वाद मिलता रहता। तो ये तमाम जो चीज़ें वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है वापसी की वो उन्होंने बना के रखी है। और सपा चूँकि उनकी पारिवारिक पार्टी है, और जाहिर बात है शुरुआत में आपने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी राजनीति में आने के लिए, तो उनके जो पति हैं प्रतीक, वो भी राजनीति की तरफ बिल्कुल भी कह सकते हैं कि वो नहीं आना चाहते, बिल्कुल भी उनको राजनीति पसंद नहीं है। और बीच में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था उस समय भी कहा गया था कि क्या आप जो है अब सपा में आने वाले हो या राजनीति में आने वाले। उन्होंने कहा कि नहीं, सपा को अगर कोई बहुत बेहतर ढंग से चला सकता है तो अखिलेश यादव है, वो ढंग से चला रहे हैं। तो तमाम सारी बातें, लेकिन अपर्णा यादव क्योंकि शुरुआत से ही देखा गया है कि थोड़ा सा रुझान रहा है राजनीति की तरफ उनका। 2017 में बाकायदा वो लखनऊ कैंट से जो चुनाव भी लड़ी, हार गई, वो एक अलग बात है, लेकिन एक झुकाव रहा है, इसीलिए सपा छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीति की तरफ उनका रुझान नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी में आने के बाद नाज़मीन अभी तक उनको कोई ऐसा मौका मिला नहीं है जो अपने आप को साबित कर पाए, ना तो संगठन के तौर पर, ना पार्टी के तौर पर, और ना ही किसी चुनाव में उतरने के लिए कोई ऐसा रास्ता बना उनका। तो ये तमाम जो चीज़ें ये बता रही हैं कि अगर अपर्णा यादव को कोई बेहतर मकाम नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं कि अपने परिवार की तरफ वो वापस लौट सकती है। सर, अगर हम बात करें शिवपाल यादव की, धर्मेंद्र यादव की, शिवपाल यादव ने तो अनुजेश यादव को भगोड़ा तक कह दिया, ये तक कहते हुए नजर आए कि सपा में दोबारा लाना नहीं चाहेंगे। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि जब 2019 में बीजेपी का दामन थामा तब से ही हमने उनसे रिश्ते तोड़ दिए। रिश्ते तो तोड़े, लेकिन अपनी बहन से तो कहीं ना कहीं रिश्ते धर्मेंद्र यादव के होंगे। लेकिन संध्या यादव का नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान भी अनुजेश यादव के साथ नजर ना आना, प्रचार प्रसार में भी नजर ना आना,
आना, वहीं दूसरी तरफ अनुजेश यादव का ये कहना कि घर परिवार भी देखना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है बल्कि मेरी माँ मेरे साथ हैं। इसके हम क्या मायने निकालें कि क्या परिवार को जोड़कर रखना चाहती हैं या उनके मैदान में उतरने से सपा में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उनके कदम देखे जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि वो घर परिवार को देखने के लिए शायद ज़्यादा समय अपना दे रहे हैं, लेकिन अनुजेश जो उनके पति हैं संध्या के, और जाहिर बात है कि धर्मेंद्र यादव की वो बहन है, तो ऐसे में एक राजनीतिक तौर पर ज़रूर देखा जाएगा कि अगर मैदान में वो उतरती हैं तो अपने पति का अगर समर्थन करती हैं तो भाई के खिलाफ वो जाएंगी, भाई का समर्थन करती हैं तो पति के खिलाफ जाएंगी। तो हो सकता है कि बीच का रास्ता उन्होंने निकाला हो कि चलिए ना मैं इस तरफ जाऊँगी ना मैं इस तरफ जाऊँगी, क्योंकि देखिए परिवार इन सबसे परे होता है। परिवार की जो अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपने मूल्य होते हैं। जाहिर बात है राजनीति आज है कल नहीं रहेगी। आप चुनाव में आज खड़े हो, कल इसके कोई और परिणाम निकल के सामने आ जाएंगे, तो इससे पारिवारिक जो कह सकते हैं कि कोई खामी है वो ना रहे, इसीलिए तमाम जो चीज़ों से बहुत बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन सच ये भी है कि अपने पति के लिए क्या वो चुनाव में उतरेंगे आने वाले दिनों में, क्या अपने धर्मेंद्र जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव उनके खिलाफ बोलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव उन्हीं के कुनबे से आते हैं। तो ऐसी अगर मगर की बहुत सारे अटकलें हैं, लेकिन क्या वास्तव में, क्योंकि अब 4, 5, 6, 7 दिन रह गए मुश्किल चुनाव प्रचार के, तो क्या इन दिनों में किसी एक दिन अपने पति के साथ खड़ी वो नजर आ सकती है? अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 19 में अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो पारिवारिक रिश्ते खत्म हो गए। ऐसा कभी होता नहीं है नाज़मीन कि आप किसी दल में शामिल हो जाएं तो आप इस वजह से अपने पारिवारिक रिश्ते खत्म कर लें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये राजनीतिक तौर पर आप दिखाना चाहते हो कि भाई हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है और हम इनसे अलग है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। परिवार अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पे। हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही परिवार में अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं। आप देखिए कि जो अनुराधा प्रसाद हैं जो न्यूज़ 24 की मालकिन भी हैं, उनके पति कांग्रेस में हैं और भाई बीजेपी के बहुत बड़े नेता रविशंकर प्रसाद। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक परिवार में हो तो दो विचारधारा को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, करते हैं लोग, वो लेकर चलते हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से कार्ड खेला जा रहा है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, ये एक तरीके से वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अनुजेश के लिए ज़रूर कहा जाएगा नाज़मीन की जिस तरह की पकड़ होनी चाहिए, जिस तरह की मजबूती होनी चाहिए और जिस तरह से एक पहले से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मैदान में उतरना चाहिए था। चूंकि तेज प्रताप यादव का नाम आप देख रहे होंगे एक लंबे समय से चलता हुआ चला आ रहा था, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अनुजेश का नाम तुरंत निकल कर सामने आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि सिर्फ यादव वर्सेस यादव करके बीजेपी अपने लिए कुछ हद तक बेहतर कह सकते हैं कि वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन जिस तरह का माहौल तेज प्रताप यादव के लिए बन रहा है और पूरा यादव परिवार उनके लिए कहीं ना कहीं उतरा हुआ नजर आता है और मैनपुरी के वो सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में एक जो स्थिति की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव की स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आती है तुलनात्मक तरीके देखा जाए। और देखिए अभी बीजेपी को बहुत सारी चीज़ें तय करना है, क्योंकि इन 9 सीटों में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी, क्योंकि सपा के पास होने के लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी की यहाँ पर हार हो जाती है तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कश्मकश भरे दौर से गुजरेगी। बहुत ज़्यादा जो आपस में जो तनातनी का माहौल है उसको तालमेल बैठाने के कह सकते हैं कि दबाव से गुजरती हुई नजर आएगी अगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ दिनों पहले ही कहा है कि भाई कटेंगे तो बटेंगे, ये बीजेपी का बयान नहीं है। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी जी को घेरने का काम करते रहे। तो ऐसे तमाम सबब हैं जो ये बन रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए अपने ही लोग कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहे हैं। और साथ में अगर हम अखिलेश यादव की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमें 2 सीटें भी नहीं चाहिए, आप सब पर चुनाव लड़िए। तो ये एक कह सकते हैं बेहतर माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा। भाई बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी नाराज नजर आते हैं। जयंत चौधरी 3 सीटें मांग रहे थे, उनको 1 सीट दी गई। संजय निषाद भी 2 सीटें मांग रहे थे, उनको 1 भी नहीं दी गई। ओपी राजभर भी खाली हाथ रह गए, अनुप्रिया पटेल को भी कुछ नहीं मिला। तो ये तमाम जो चीज़ें बीजेपी के लिए इनको संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दलों का अगर साथ नहीं मिला तो बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीत दर्ज करना मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि तेज प्रताप यादव ने 2014 में मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस दौरान संध्या यादव भी चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई दी थी, कई तस्वीरें सामने आई थी, अपर्णा यादव भी हिस्सा थी। लेकिन अब यही 2 चेहरे भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं। और वहीं करहल विधानसभा सीट पर यादव और शाक्य समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार यही जातियां और यही वर्ग किसको वोट देता हुआ नजर आता है। करहल की जनता किसे पसंद करती है, अनुजेश यादव को या तेज प्रताप यादव को? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।